सभी को नमस्कार। अम्ल, क्षार और लवण की बात कर रहे थे हम, और अब आगे बात करते हैं। अम्ल पढ़ लेने के बाद अब क्षार की बात करते हैं। ठीक है, वही आरेनियस की, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की और लुईस संकल्पना के आधार पर पहले क्षार को परिभाषित करते हैं, इसके विभिन्न गुण देखते हैं, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह कैसी हैं उनकी बात करते हुए फिर बाद में बात करेंगे क्षारों के प्रकार विभिन्न, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या, और दैनिक जीवन में हम क्षार किस किस रूप में कहाँ कहाँ प्रयुक्त करते हैं। तो बात करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट इसमें आगे बात करते हैं क्षार। आगे बात करते हैं अम्ल के बाद क्षार की बात करते हैं बेस, एल्कली। बेस, एल्कली। तो इसमें लिख सकते हैं क्षार क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। जैसे अम्ल सामान्यतः खट्टे होते हैं, ये सामान्यतः कड़वे होते हैं। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करें कि आरेनियस की परिभाषा के अनुसार अगर हम इसे परिभाषित करें तो सबसे पहले वही अम्लों की तरह इनको भी परिभाषित करते हैं कि आरेनियस के अनुसार, स्वांते आरेनियस, ठीक है, आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन आयंस प्रदान करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, यानी आरेनियस ने अम्ल तो कह दिया था जो H+ आयन देते हैं, और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे रहे हैं उन्हें क्या कह दिया, हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयंस दे रहे हैं उनको क्या कह दिया, क्षार कह दिया। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, जलीय विलयन में वियोजित होकर सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयंस देता है या हाइड्रोक्सिल आयंस दे देता है। ठीक है, आरेनियस ने तो ये कह दिया। ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं। अम्ल में वैसे ही आधार बनाते हुए क्षारों की भी बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी हाइड्रोजन विनिमय सिद्धांत दिया था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हाइड्रोजन आयन विनिमय
विनिमय सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जो H+ आयंस ग्रहण करते हैं H+ आयंस ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने हाइड्रोजन आयन के विनिमय के सिद्धांत पर, भाई जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो तो हो गया अम्ल, और जो हाइड्रोजन आयन ले रहा है या हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस ग्रहण कर रहा है उसे क्या कह देंगे? क्षार कह देंगे। जैसे मैं बात करूं अमोनिया की हम बात करें तो ये अमोनिया जैसे जलीय विलयन या जल के साथ क्रिया करके H+ आयन ग्रहण कर लेगा, और इस तरह से हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल आयन फिर यहाँ पर जलीय विलयन में भी हाइड्रोक्सिल आयन भी बन रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों ही परिभाषाएं मैंने कहा ना कि जलीय विलयन या H+ आयंस के आधार पर दी गई। लुईस की जो अम्ल क्षार अवधारणा थी वो ज्यादा स्पष्ट थी, जिसके आधार पर हम ऐसे यौगिकों को भी परिभाषित कर सकते थे जैसे आयंस वगैरह, आयन है तो वो अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते, ये भी हम बता सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जो ज्यादा विस्तृत परिभाषा थी कि लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर, भाई ग्रहण करने वाले तो अम्ल थे तो देने वाले कौन होंगे? क्षार होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार या बेस कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं या बेस कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान करेंगे वो लुईस क्षार कहलाते हैं। इसमें जैसे हम बात करते हैं जो ऋणायन होते हैं, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की तो हाइड्रोक्सिल आयंस, ये फ्लोराइड आयन, जल की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये अमोनिया की बात करें, ये सभी लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसको पूरा यहां पर लिख देते हैं कि लुईस क्षार या लुईस बेसेस कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लुईस संकल्पना के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म
दान करते हैं, क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। जल भी इसी में आएगा, ठीक है। अल्कोहल या हाइड्राइड आयन की भी बात करूं, अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल या जैसे मैं हाइड्राइड आयन की बात करूं, हाइड्राइड आयंस, ठीक है। और इस आधार पर बेंजीन जो है वह भी लुईस संकल्पना के अनुसार क्या है? लुईस क्षार है। सीधा सीधा देखो, कई बार प्रश्न सीधे ही आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दिए कि निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है, लुईस क्षार है, ठीक है। कर सकते हैं, ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि ये कुछ एग्जाम्पल है। और बेसिकली अगर हम बात करें कि लुईस हाइपोथेसिस जो है इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान पर, इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं लुईस क्षार या लुईस बेसिस कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हुई क्षारों की। अब हम बात करते हैं क्षारों के गुण। अम्लों के गुण जैसे देखे वैसे ही क्षारों के गुण देख लेते हैं। के गुण, भाई टेस्ट वाइज की बात करें, स्वाद वगैरह में तो कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे व छूने पर साबुन के समान, यानी अगर फील करें टच करके तो साबुन के समान चिकने चिकने, ठीक है। और बात करें पीएच 7 से ज्यादा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो भी इंडिकेटर, फिनोल्फ्थलीन का भी रंग परिवर्तित कर देते। फिनोल्फ्थलीन को हम बात करें तो गुलाबी कर देते, और मेथिल ऑरेंज जो है उसे पीला कर देते, ठीक है। तो लिख सकते हैं फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी, व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते, ठीक है। तो ये इनके कुछ इंडिकेटर्स की बात की कि भाई क्षार किस किस के साथ कैसी कैसी क्रिया कर रहा है, इंडिकेटर्स की बात की, ठीक है। फिर अगर हम इनकी बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, ठीक है, तो अगर जल में अगर इनको खोलते हैं तो लिख सकते हैं कि जल में वियोजित होकर जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं,
अतः इनके जलीय विलयन, अम्ल के जैसे इनके जलीय विलयन जो होते हैं वो भी विद्युत के चालक होते हैं। इनके जलीय विलयन भी विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षारों के गुणों की बात की कि कैसे क्षार होते हैं, और भी आगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर बात करें तो देखें, साबुनीकरण की जो क्रिया होती है जिसमें हम वसीय अम्लों के जो एस्टर लवण होते हैं, वसीय अम्लों के जो एस्टर व्युत्पन्न होते हैं, उनका जब हम क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। लिख सकते हैं कि क्षारों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, क्षारों की क्रिया वसीय अम्लों से कराने पर वसीय अम्लों के एस्टर व्युत्पन्नों से कराने पर ग्लिसरॉल एवं साबुन प्राप्त होते हैं। साबुन प्राप्त होते हैं। ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन कहलाती है। कहलाती है। देखें रिएक्शन एक बार। जैसे हम बात करें कि इन वसाओं के जो एस्टर व्युत्पन्न होते हैं
इनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं जब इनकी क्रिया हम करवाते हैं, ऐसे क्षार के साथ करवाए इनकी क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो ग्लिसरॉल और सोडियम या पोटेशियम के सोडियम या पोटेशियम के ये जो लवण प्राप्त होते हैं इन्हें साबुन कहते हैं। ये है साबुन और ये अभिक्रिया सेपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से इनके ये जो एस्टर उत्पन्न होते हैं, इनकी क्रिया से क्षार के साथ इनकी क्रिया करवाने पर किस तरह से हम साबुनों का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जब धातुओं के साथ ये क्रिया करते हैं, क्षार जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हम देखते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो लिख सकते हैं कि धातुओं के साथ क्रिया करने पर, मेटल्स के साथ क्रिया करने पर लवणों का निर्माण करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार की क्रिया करवा देते हैं जिंक के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्रिया में सोडियम जिंकेट ये लवण के रूप में प्राप्त होता है। लवण के रूप में प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है और जिंक 1 है। तो इस तरह से ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार की क्रिया करवाई हमने जिंक के साथ, तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, तो ये अधातुओं के साथ ऑक्साइड्स के साथ क्रिया करके भी अगर हम इनकी बात करें तो ये अधातु ऑक्साइडों के साथ लवण और जल का निर्माण करते हैं। लिख सकते हैं कि अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर लवण व जल बनाते।
अब देखो, जब हमने अम्लों की बात की थी तो अम्लों की क्रिया करवाई थी मैंने धातु ऑक्साइडों के साथ, जो किस प्रकृति के होते थे, क्षारीय प्रकृति के होते थे। अब हम क्षारों की क्रिया करवा रहे हैं अधातु ऑक्साइडों के साथ, जो कि अम्लीय प्रकृति के होते, एसिडिक नेचर के होते। नॉर्मली भी अम्ल और क्षार की भी क्रिया करवाते हैं तो उदासीनीकरण, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्षार में भी लिख लेते हैं इसे भी कि क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण कैसे होता है ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिएक्शन अपन पहले ही लिख चुके हैं। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें कि क्षारों के गुण जो है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, इनकी भौतिक या ऐसे रासायनिक जो गुण हैं इनकी बात की, और ये क्षार हमने अलग अलग प्रकार के देखे। अब क्षारों के प्रकार यानी प्रबल और दुर्बल क्षार की बात कर लेते हैं। जैसे हमने अम्लों की बात की थी तो लिख सकते हैं क्षारों के प्रकार टाइप्स ऑफ बेसिस, इसमें पहले देखें प्रबल क्षार, भाई जो लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, ठीक है। जिससे हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख सकते हैं इसमें कि ऐसे क्षार जो अत्यधिक वियोजित होकर इस प्रकार से बात करें कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में लगभग या पूर्ण वियोजित होकर, अत्यधिक वियोजित होकर ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसके, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। फिर हम बात करें दुर्बल क्षार, प्रबल के बाद दुर्बल क्षार। वीक बेसिस, ये
जलीय विलयन में कम मात्रा में OH माइनस आयंस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार में आ जाएंगे। और भी अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कुछ प्रबल और दुर्बल क्षारों की हमने बात की, इस आधार पर कि जो OH माइनस आयन ज़्यादा देगा प्रबल, जो कम देगा दुर्बल। ठीक है, अम्लों में भी हमने यही बात की थी कि जो प्रबल अम्ल होते हैं ज़्यादा H प्लस आयन देते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम H प्लस आयन दे रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें कि इन क्षारों के उपयोगों की बात करते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में या आसपास इन क्षारों को किस रूप में कहाँ कहाँ देखते हैं, तो बात कर सकते हैं क्षारों के उपयोग। अम्ल के भी उपयोग हमने देखे, अब क्षारों के उपयोग की बात कर लेते हैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये तो पढ़ा था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुनीकरण या साबुन निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है और साबुन निर्माण में हम ये जो साबुन निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके जब हम साबुन निर्माण करते हैं, कठोर साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, कठोर साबुन निर्माण और कैसी कठोर हार्ड सोप जो होती है, कठोर साबुन। ठीक है, और भी जैसे रेशों के संश्लेषण में, कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर्स के निर्माण में। ठीक है, और चर्म उद्योग में, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करें KOH की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये भी साबुन निर्माण में हमने देखा था, साबुन निर्माण, और ये मृदु साबुन उत्पन्न करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ये भी साबुन निर्माण में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये मृदु साबुन या सॉफ्ट सोप अवेलेबल करवाता है। ठीक है, बाकी विभिन्न प्रकार की गैसों के अवशोषण में भी इसका प्रयोग करते हैं KOH का। ठीक है, बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसे, और पेट की अम्लता दूर करने पर में इसका प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट की अम्लता, एसिडिटी दूर करने में प्रयुक्त। ठीक है, तो पेट की अम्लता दूर करने में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और भी बात करें ऐसे ही, अगर हम क्षार की, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के निर्माण में, ठीक है, और
काफ़ी दवाओं वगैरह के निर्माण में, ये भी एसिडिटी दूर करने वाली दवाओं के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयुक्त। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्षारों की हमने बात की, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षार, और इनकी हमने बात की कि कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं क्षारों के उपयोग के बाद। अब अम्ल पढ़ चुके हैं, क्षार पढ़ चुके हैं। क्षारों में हमने क्षार होते क्या, इनकी परिभाषाएं देखी, अलग अलग तरह से इनके विभिन्न क्रियाओं की बात की, प्रकार देखे और इनके उपयोगों की बात की। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लवणों की, सॉल्ट की। ठीक है, लवण या सॉल्ट, लवण सॉल्ट, लवण या सॉल्ट की बात करें तो अम्ल और क्षार की क्रिया से, उदासीनीकरण की क्रिया से ये लवणों का निर्माण होता है। अब ध्यान देना, अगर लवणों के प्रकार की बात करूं, साधारण लवण, जैसे एक प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ क्रिया करवा दी तो साधारण लवण प्राप्त हो जाता है। अगर प्रबल अम्ल हो और क्षार दुर्बल हो तो उदासीनीकरण तो तभी भी होगा, लेकिन जो लवण बनेगा वो प्रबल अम्ल से बना होने के कारण अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय लवण होगा। सेम इसी तरह से अगर अम्ल और क्षार में से क्षार प्रबल हो, अम्ल दुर्बल हो, तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, क्षारीय लवण कहलाएगा। ठीक है, तो ये अम्ल क्षार की बात करने के बाद उनके दोनों की ही अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण का। बात करते हैं लवण की। तो लिख सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवणों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया में जल भी बनता है तथा इसे उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस रिएक्शन को लिखकर समझना चाहें, जैसे हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, इसकी क्रिया करवा देते हैं अम्ल, तो NaCl लवण प्लस जल भी मुक्त हो जाएगा।
तो ये उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा लवणों का निर्माण देखते हैं कि किस तरह से ये अम्ल और क्षार की क्रिया से इनका निर्माण होता है। अगर हम बात करें लवणों की तो इनके गुणों की बात कर लेते हैं कि ये सामान्यतया ठोस अवस्था में होते हैं, जिनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट हाई उच्च होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में होते हैं सामान्यतया लवण, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि ये जल में वियोजित होकर, लिख सकते हैं कि जल में वियोजित होकर आयन प्रदान करते हैं, फिर जैसे NaCl को हम डिजोल्व करेंगे तो जल में, तो Na+ और Cl- यानी सोडियम और क्लोराइड आयंस मिल जाएंगे हमें, आयन प्रदान करते हैं। अतः इनका जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, और भी बात कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं ना, ये NaCl जलीय विलयन में ये सोडियम और क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, और ये आयंस होने के कारण अब विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि ये जो लवण होते हैं, जब अभी अपन ने बात की कि इनमें आयन्स है, तो आयनों के निर्माण से जब आयनिक बंध बनता है लवणों का निर्माण होता है, यानी ये आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि ये लवण आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जिनमें धनायन व ऋणायन आपस में आयनिक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। आपस में आयनिक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, जब आयनिक बंध टूट जाएगा आयन वियोजित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो लवणों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, लवणों के प्रकार जो अभी मैंने आपको बताए भी थे। लवणों के प्रकार, इसमें हम बात करते हैं
साधारण लवण, सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण। भाई साधारण लवणों का निर्माण कैसे होता है? ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब देखो प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब दोबारा वापस एक एक चीज ऐसे कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार पढ़ चुके हैं, ठीक है। वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं रहेगी कि ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया से बने ठीक है। जैसे अभी अपन ने पहले भी उदाहरण देखा, सेम वही उदाहरण तो वही है। ये HCl प्रबल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, क्रिया से बन गया NaCl। और ये NaCl कैसा है? साधारण लवण है, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से बने ऐसे लवण साधारण लवण या सामान्य लवण कहलाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। और भी ऐसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। अन्य उदाहरण पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, या कैल्शियम पोटेशियम सल्फेट की भी बात कर सकते। तो ये पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, KCl की बात करें, या सोडियम सल्फेट की बात करें, या K2SO4 की जगह पर कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ये सभी प्रबल अम्ल जो कि प्रबल अम्ल ये प्रबल लवण है, साधारण लवण जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से सामान्य लवण या साधारण नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं अम्लीय लवण, जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। इसमें लिख सकते हैं प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया से बने यानी इस बार अम्ल तो प्रबल होना चाहिए और क्षार क्या होना चाहिए, दुर्बल। तो ऐसा प्रबल अम्ल हम ले सकते हैं जैसे HCl, और दुर्बल क्षार की भी बात कर लेते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, जैसे प्रबल अम्ल तो ले लिया ये HCl, दुर्बल क्षार ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन होकर लवण बन गया अमोनियम क्लोराइड और ये जल का निर्माण हो गया। तो ये अमोनियम क्लोराइड कैसा लवण तो है, लेकिन कैसा है, अम्लीय लवण है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें और भी ऐसे जो उदाहरण हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एग्जाम्पल और लिख सकते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये NaOH की क्रिया करवा दो आप H2CO3 यानी दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इस तरह से अगर NaHCO3 की बात करें या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें,
ये अम्लीय लवण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनमें हम बात करें अम्लीय लवण कहेंगे जिसमें यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से इनका निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं क्षारीय लवण की, तो क्षारीय लवण में उल्टा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा प्रबल और अम्ल हो जाएगा दुर्बल। देखें, क्षारीय लवण बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण बेसिक साल्ट की बात करें, लिख सकते हैं कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया से बने ठीक है। इसके भी उदाहरण की बात कर सकते हैं, यानी इस बार हमें दुर्बल तो लेना है अम्ल और प्रबल लेना है क्षार। तो प्रबल क्षार NaOH, दुर्बल अम्ल H2CO3। तो रिएक्शन में हम देखेंगे H2O का निर्माण होगा और ये सोडियम कार्बोनेट और ये जल का निर्माण हो जाएगा। लवण और जल का निर्माण रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सोडियम 2 है, ये लीजिए 2 सोडियम, ऑक्सीजन 3 2 5, 3 और 2 ये 5, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो ये क्षारीय लवण कहलाए जिनमें प्रबल क्षार है। ठीक है, और भी ऐसे उदाहरणों की बात करें जैसे कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड वगैरह। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, साधारण लवण की बात की। ये अलग अलग प्रकार के लवणों की हमने बात की। इसके बाद हम और बात करते हैं कि ये इनके जो लवणों के उपयोग हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें उपयोग में हम देखते हैं NaCl, भाई साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं सोडियम क्लोराइड लवण है और ये साधारण नमक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा के रूप में, धोने का सोडा, धोने का सोडा। फिर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, खाने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर। तो ये बात कंप्लीट होती है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल पढ़े, क्षार पढ़े और हमने लवण की भी बात की। इनके जो अलग अलग उपयोग हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग है, क्या इनके गुण हैं, ठीक है, क्या क्या इनके प्रकार हैं, अम्ल, क्षार, लवण, तीनों की हमने बात की। और इसी के साथ अम्ल, क्षार और लवण कंप्लीट होते हैं। बाकी बातें और क्लासेस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।